केवल चू वानिंग ही शांति से स्वर्ग हिला देने वाला, धरती को हिला देने वाला ऐसा वाक्य सुना सकता था। जब तीनों शिष्यों ने ये सुना तो उन सभी के हृदय में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हुई। सू मेंग के विचार सबसे सरल थे। उसके मुंह से केवल एक ही उद्गार निकला, आह। मो रान के विचार थोड़े अधिक जटिल थे। उसने अपने पिछले जीवन से कुछ सोचा। उसने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली और सोचा कि वह इस जीवन में चू वानिंग का तीसरा हथियार नहीं देखना चाहता। जहां तक शी मेई की बात है, उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी खुबानी आंखों की जोड़ी फीकी रोशनी से चमक रही थी, मानो वह प्रशंसा कर रहा हो और मोहित हो गया हो। क्या आपको जिनचेंग पूल से स्वर्ग की खोज मिली? चू वानिंग, हाँ। फिर बाकी दो? चू वानिंग, एक है, दूसरा नहीं है। हथियार आमतौर पर बहुत भयंकर नहीं होते और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सू मेंग ने कुछ ईर्ष्या के साथ आह भरी, मैं वास्तव में शिजुन के अन्य दो दिव्य हथियार देखना चाहता हूँ। चू वानिंग ने कहा, स्वर्ग की जांच सामान्य मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है। जहां तक अन्य दो का सवाल है, मैं चाहूंगा कि उन्हें कभी भी अपने कौशल का उपयोग करने का मौका न मिले। सू मेंग अनिच्छा से सहमत हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। चू वानिंग ने इसे देखा और जान लिया कि जू मेंग के मार्शल आर्ट के प्रति प्रेम को दबाना कठिन था। सौभाग्य से जू मेंग एक बुरा व्यक्ति नहीं था। थोड़े से मार्गदर्शन से ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रही। मो रैन ने अपनी ठुड्डी बगल में रगड़ी और मंद मंद मुस्कुराया। वह जानता था कि हथियार घातक हथियार होते हैं और संतों के पास उनका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। चू वानिंग, अपने पिछले जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी धार्मिकता के कारण हार गया था। किताबों में लिखा था कि बुराई अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती, लेकिन इस मूर्ख ने इसे गंभीरता से लिया। वह इतना प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होने का हकदार था, लेकिन फिर भी वह एक कैदी और कब्र में कंकाल बन गया। शिजुन, शी मेई की आवाज में मो रान की श्रद्धा को बाधित कर दिया। मैंने सुना है कि हर साल सैकड़ों और हजारों लोग मार्शल आर्ट सीखने के लिए सनराइज पीक पर जाते हैं, लेकिन केवल एक या दो लोगों को जिनचेंग पूल को पिघलाने का अवसर मिलता है। पूल को जमे हुए कई साल हो गए हैं। शिष्य का साधना आधार बहुत उथला है। मेरे लिए एक अच्छा साथी मिलना वास्तव में असंभव है। मो रैन, यंग मास्टर और अन्य सभी मानव क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। मैं यहाँ रहकर अधिक बुनियादी मंत्रों का अभ्यास क्यों नहीं करता? चू वानिंग, उसने कुछ कहा नहीं। उसका चीनी मिट्टी जैसा चेहरा धुंध की एक पतली परत में ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विचार कर रहा हो। अपने पिछले जीवन में शी मेई ने अपने कम आत्मसम्मान के कारण राइजिंग सन पीक पर जाने का अवसर छोड़ दिया था। ये देखकर मो रैन तुरंत मुस्कुराया और कहा, मैं बस इसे आजमाने जा रहा हूँ। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं इसे सिर्फ एक यात्रा के रूप में मानूंगा। जीवन और मृत्यु के चरम पर आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं? आपको बाहर जाना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए। शी मेई और अधिक चिंतित हो गई। नहीं, मेरी साधना का आधार बहुत कमजोर है। राइजिंग सन पीक पर बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं अन्य संप्रदायों के शिष्यों के पास जाता हूँ और वे चाहते हैं कि मैं उनके साथ घूमूं, तो मुझे यकीन है कि मैं उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। मैं केवल मास्टर को शर्मिंदा करूंगा। चू वानिंग ने ऊपर देखा और कहा, क्या आप इससे डरते हैं? उनका सवाल बड़ा अजीब था। यह एक प्रश्न की तरह लग रहा था, लेकिन एक अलंकारिक प्रश्न की तरह भी। अन्य दो को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन शी मेई को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने ऊपर देखा और चू वानिंग की ठंडी और तेज नजर से मिला। मालिक। चू वानिंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने कहा, आप उपचार में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप दूसरों के साथ बहस करने में अच्छे नहीं हैं। यदि कोई तुम्हें परेशान करे तो मना कर दो।
ये शर्मनाक नहीं होगा। मो रैन भी मुस्कुराया। शी मेई, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। इसलिए उन्होंने सामान पैक किया और वे तीनों अपने रास्ते चले गए। इस बार वे अपर कल्टीवेशन वर्ल्ड में जा रहे थे। यात्रा लंबी थी और घोड़े की सवारी करना बहुत थका देने वाला था। चू वानिंग अभी भी अपनी तलवार पर उड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गाड़ी ने 10 दिनों से अधिक समय तक इत्मीनान से यात्रा की और अंततः राइजिंग सन पीक के बगल के एक शहर में पहुंची। तीनों शिष्य पहले ही गाड़ी से बाहर आ गए थे। केवल चू वानिंग हिलने डुलने में बहुत आलसी था। उसने गाड़ी का बांस का पर्दा उठाया और कहा, चलो एक रात यहीं आराम करते हैं। कल हम कुछ और चलेंगे और राइजिंग सन पीक पर पहुंचेंगे। जिस शहर में वे आराम कर रहे थे उसे दाई शहर कहा जाता था। हालांकि शहर बड़ा नहीं था, फिर भी ये बहुत समृद्ध और हलचल भरा था। महिलाओं ने जैद रंग के कपड़े पहने हुए थे और पुरुषों ने ब्रोकेड टोपी और रेशमी कपड़े पहने हुए थे। ये लोअर कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे अमीर जगह से भी अधिक शानदार था। सू मेंग ने कहा, ऊपरी खेती की दुनिया में वे कमीने हैं। वे वास्तव में अमीर लोगों का एक समूह हैं। शराब और मांस से बदबू आती है और हड्डियां सड़क पर जमकर मर जाती हैं। मो रैन को भी ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ज़ुमेंग का खंडन नहीं किया। इसके बजाय वह मधुरता से मुस्कुराया और उसके सामने के दृश्य का उपहास किया। हाँ, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग ऊपरी खेती की दुनिया में जाने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं। भले ही वे खेती नहीं करते हैं और सिर्फ सामान्य लोग हैं, उनका जीवन निचली खेती के लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है। दुनिया। चू वानिंग ने एक चांदी का मुखौटा निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। फिर वह धीरे से गाड़ी से उतरा और अपने चारों ओर की हलचल भरी सड़कों को देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। सू मेंग ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, आपको मास्क क्यों पहनना है? चू वानिंग ने कहा, ये लिनी कन्फ्यूशियस पवन संप्रदाय का क्षेत्र है। मेरे लिए अपना चेहरा दिखाना असुविधाजनक है। ये देखकर कि ज़ू मेंग अभी भी हैरान था, मो रैन ने आह भरी और कहा, लिटिल फीनिक्स, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मास्टर लिनी कन्फ्यूशियस वन संप्रदाय के अतिथि बुजुर्ग हुआ करते थे। जब उसने ऐसा कहा तो ज़ू मेंग को अंततः याद आ गया। हालांकि स्वर्ग का एक गौरवान्वित पुत्र यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह ये भूल गया है। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ये निश्चित रूप से मैं जानता हूँ। मैं बस उत्सुक हूँ। वह सिर्फ एक अतिथि बुजुर्ग है। ऐसा नहीं है कि उसे उन्हें बेच दिया गया था। वे कभी भी नहीं जा सकते। वे चाहते हैं। मुझे यह मत बताए कि कन्फ्यूशियस पवन संप्रदाय के लोग मास्टर का अपहरण कर लेंगे और अगर उन्होंने उसे देखा तो उसे वापस ले आएंगे। मो रैन ने कहा, तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुमने नहीं सुना? जब से मास्टर ने छोड़ा है, अपर कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्फ्यूशियस पवन संप्रदाय के बाद उनका ठिकाना कहाँ था। जब हम राक्षसों को मारने के लिए पहाड़ से नीचे जाते हैं, अगर कोई हमारे स्वामी के बारे में पूछता है, तो क्या हम यह नहीं कहते कि हम जीवन और मृत्यु के चरम पर हैं और यह कभी नहीं बताते कि हमारा स्वामी कौन है? सू मेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तभी उसे एहसास हुआ, तो ऊपरी खेती की दुनिया में मास्टर का ठिकाना एक रहस्य है। लेकिन अगर मास्टर इतना शक्तिशाली है, तो वह अपना ठिकाना क्यों छिपाएगा? उसने जानबूझकर इसे छिपाया नहीं, लेकिन वह परेशान भी नहीं होना चाहता था। चू वानिंग ने कहा, चलो चले और जांच करें। अरे, 4 अमर चेक इन करना चाहते हैं। सराय का वेटर तैलिया चेहरे के साथ भागा। सू मेंग ने कहा, हम 4 सबसे अच्छे कमरे चाहते हैं। वेटर ने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वास्तव में खेद है, इमॉर्टल्स। दाई सिटी के अतिथि कमरे इन दिनों थोड़े तंग हैं। हम 4 कमरे नहीं छोड़ सकते। क्या ख्याल है कि हमें इमॉर्टल्स को परेशान करना होगा? एक कमरा एक साथ रखें।
दो कमरे के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ कोई अन्य रास्ता नहीं था। वे केवल रहने के लिए जगह से ही गुजारा कर सकते थे। हालांकि जब वे कमरे आवंटित कर रहे थे तो एक छोटी सी समस्या थी। मैं शी मेई के साथ एक कमरा साझा करना चाहता हूँ। जब चू वानिंग बिल का भुगतान कर रहा था, तीनों शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए और मोरान ने दृढ़ता से कहा। सू मेंग इसे स्वीकार नहीं कर सकी। मैं क्यों? मोरैन ने उत्सुकता से कहा, क्या तुम्हें मास्टर से चिपके रहना पसंद नहीं है? तब फिर मैं नहीं चाहता। वह चू वानिंग का बहुत सम्मान करता था, लेकिन डर शब्द के बिना सम्मान शब्द का काम नहीं चल सकता था। वह ये नहीं बता सका कि वह चू वानिंग को अधिक पसंद करता था या उससे डरता था। सू मेंग का चेहरा लाल होते देख मोरान ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप मास्टर के साथ सोना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, है ना? सू मेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मालिक लोगों को नहीं खाएगा, मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? ओह, मोरैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मास्टर को सपनों में लोगों को मारना पसंद है, क्या आप ये जानते हैं? सू मेंग, उसका चेहरा हरा और सफेद हो गया। सू मेंग ने अचानक कुछ सोचा और गुस्से से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मास्टर जब सो रहा होता है तो कैसा होता है? क्या आप पहले उसके साथ सोए हैं? ये शब्द थोड़े अस्पष्ट थे। हालांकि जू मेंग का स्वयं कोई बुरा इरादा नहीं था, वक्ता का कोई मतलब नहीं था, लेकिन श्रोता ने इसे गंभीरता से लिया। मोरैन ने मन ही मन सोचा, न केवल मैं उसके साथ सोया था, बल्कि मैं अपने पिछले जन्म में भी उसके साथ सोया था। लेकिन एक असली आदमी अपनी पिछली उपलब्धियों का जिक्र नहीं करता। वह फिर भी मुस्कुराया और कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इसे आज रात महसूस कर सकते हैं। जिनचून ऑइंटमेंट की एक बोतल लाना याद रखें, इसका उपयोग किसी भी चोट के इलाज के लिए किया जा सकता है। सू मेंग विस्फोट करने वाला था, लेकिन चू वानिंग ने पहले ही बिल का भुगतान कर दिया था और चला गया था। उसने उनकी ओर उदासीनता से देखा और कहा, चलो चलें। तीनों युवक छोटी पूंछ की तरह मास्टर के पीछे पीछे चले। जब वे अतिथि कक्षों के सामने खड़े हुए, तो वे तीनों जो मूल रूप से बहस कर रहे थे, सभी ने खुशी से अपना सिर नीचे कर लिया और चू वानिंग के बोलने का इंतजार करने लगे। वास्तव में अभी उनका तर्क बेकार था। जब कमरों को व्यवस्थित करने का समय आया, तो वे सभी चुप हो गए और मास्टर के बोलने का इंतजार करने लगे। चू वानिंग ने रुककर कहा, केवल 2 कमरे बचे हैं, आप में से कौन सा? वह अंदर से झिझक रहा था और थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। उसे क्या कहना चाहिए, कौन मेरे साथ रहने को तैयार है? वे सभी थोड़े सतर्क और दयनीय लग रहे थे, जो वास्तव में एल्डयूहिंग की शैली नहीं थी। तो फिर उसे क्या कहना चाहिए? नो वेयू, तुम मेरे साथ आओ। इस कदर इसे भूल जाओ। एक नुकीले क्लब और एक बाघ की खाल के साथ उसके और ब्लैक विंड स्ट्रॉन्गहोल्ड के प्रमुख के बीच कोई अंतर नहीं था, जिसने एक अच्छी युवा महिला का अपहरण कर लिया था। किसी भी मामले में वह एक ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी उनका चेहरा वैसा ही था। इसके अलावा जब से वे रेड लोट्स पवेलियन में एक दूसरे की बाहों में सोए, उन दोनों को बहुत अजीब महसूस हुआ और उन्होंने शायद ही कभी अकेले समय बिताया। चू वानिंग की अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी, लेकिन उसके दिमाग में अनगिनत विचार घूम रहे थे। लंबे समय के बाद उसने अंततः अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और जू मेंग की ओर सिर हिलाया। सू मेंग और मैं एक ही कमरे में रहेंगे। सू मेंग। मोरान मूल रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब वह स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि जू मेंग और चू वानिंग एक साथ रहेंगे और वह शी मेई के साथ रहेगा। लेकिन जब यह विकल्प चू वानिंग के मुंह से निकला, तो वह बेवजह थोड़ा उदास हो गया। वह नहीं जानता था कि वह बिल्कुल एक छोटे जंगली कुत्ते जैसा दिखता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतर नहीं जानता है।
छोटा जंगली कुत्ता एक आदमी से मिला। हालांकि उस आदमी ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी वह दिन में 3 बार भोजन करने के लिए उसे कुछ हड्डियां देने को तैयार था। लेकिन छोटे जंगली कुत्ते को ये खूंखार आदमी पसंद नहीं था, इसलिए यद्यपि वह हर दिन हड्डियां खाता था, फिर भी वह अपने पंजे चाटता था और उस आदमी पर भौंकता था। उसने इस व्यक्ति को अपना स्वामी नहीं माना, लेकिन किसी कारण से एक दिन यह आदमी एक कटोरा लेकर बाहर आया और जो अंदर था वह हड्डियां नहीं थी जिनसे वह परिचित था, बल्कि बाजरा था। चमकीले पंखों वाला एक सुंदर पक्षी नीचे फड़फड़ाया और आदमी के कंधे पर बैठ गया। वह उसे गोल गोल आंखों से घूर रहा था और उसकी चमकती चोंच उसके चेहरे पर गहराई से रगड़ रही थी। आदमी ने बगल में देखा, पक्षी के शानदार पंखों को सहलाया और ध्यान से उसे दाना खिलाया। ये जंगली कुत्ता स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार उसने सोचा कि चू वानिंग उसे चुनेगा। रात में मोरन ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाए और दीवार की ओर देखने लगा। चू वानिंग और जू मेंग के कमरे एक दीवार से अलग थे। शी मेई को साफ सफाई पसंद थी। उसके साफ सुथरे कपड़े बिस्तर पर करीने से तह किए हुए थे, एक सिलवट भी नजर नहीं आ रही थी। फिर वह नीचे जाकर वेटर से नहाने के लिए गर्म पानी लाने को कहा। इस सराय में ध्वनिरोधी विशेष रूप से अच्छी नहीं थी। जब कमरा शांत था तो कोई उनके बगल में हलचल की धीमी आवाजें सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि चू वानिंग कुछ कह रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन तभी जू मेंग की आवाज आई, ये थोड़ा तंग लग रहा है। मोरन के कान खड़े हो गए और हिल गए। बगल के छोटे फीनिक्स ने कहा, शिजुन, क्या दर्द होता है? उद्धरण चिन्ह ... ये ठीक है, आप जारी रख सकते हैं। मैं नर्म हो जाऊंगा। अगर दर्द हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इतनी लंबी बात है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो करो, अगर तुम यह नहीं करना चाहते तो इसे भूल जाओ। मोरन ने भयभीत होकर अपनी आंखें खोली। हालांकि वह जानता था कि दोनों अगल बगल में असंभव था। ये किस तरह की बातचीत थी? वे क्या कर रहे थे? पिल्ले के कान लगभग दीवार से सटे हुए थे। उसे कपड़ों के आपस में रगड़ने की अस्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। जब उसने करीब देखा तो उसे चू वानिंग की धीमी कराह भी सुनाई दी। उसने चू वानिंग को कई बार बिस्तर में यह आवाज निकालते हुए सुना था। जब उसका शिजुन बहुत खुशी या दर्द में था तो वह आवाज नहीं निकालना चाहता था। वह हमेशा अपना निचला होंठ चबाता था और उसकी आंखों के कोने गीले और लाल थे। इस समय यदि वह अधिक बल प्रयोग करता तो वह चू वानिंग का टूटा हुआ गला सुन सकता था। रुको, 1 मिनट रुको। चू वानिंग की आवाज कर्कश थी और उसने धीमी आवाज में कहा, वहां, इसे मत छुओ। ठीक है। सू मेंग एक पल के लिए झिझकी और धीरे से कहा, शिजुन, आप इसे स्वयं करते हैं? हाँ। कहाँ? ये कैसी बकवास है? मैं कहाँ नहीं छू सकता। इसे स्वयं करने से आपका क्या तात्पर्य है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? मोरन का चेहरा काला पड़ गया। जब उसने प्रतिक्रिया की तो वह पहले ही अगले दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अंदर से तेज आवाजों का सिलसिला आया। गोसाई की अभिव्यक्ति और भी बदतर हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मास्टर, आप। दरवाजा चरमरा कर खुला। सू मेंग बेदाग कपड़े पहने हुए कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक कपड़ा था। वह अपनी आंखें मींच रहा था और हैरान भाव से उसे घूर रहा था। आप क्या कर रहे हो? काफी रात हो चुकी थी। क्या आपका सामना किसी भूत से हुआ? मोरन ने अपना मुंह खोला, फिर मूर्खतापूर्वक उसे बंद कर दिया। उसने जू मेंग की ओर देखा और चू वानिंग को मेज के पास बैठे देखा। मेज पर बिल्कुल नई पट्टी और दवा थी। तुम हो? सू मेंग ने उसकी ओर घूर कर देखा। दवा लगाओ।
शिजुन के कंधे की चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैंने कुछ दिनों से अपनी ड्रेसिंग नहीं बदली है और दम घुटने से मेरे कुछ घाव खराब हो गए हैं। मोरान, उसने स्पष्ट रूप से पूछा। वह बहुत तंग है। बहुत तंग। सू मेंग ने भौहें चढ़ा दी और कुछ देर सोचा। ओह, धुंध। ये पहले बहुत कड़ा था। घाव पर कुछ खून चिपक गया था। मैं इसे लगभग हटा नहीं सका। अपने वाक्य के आधे रास्ते में वह अचानक रुक गया और मोरैन को संदेह से देखा। आप हमारी बातें सुन रहे थे? मोरान ने अपनी आंखें घुमाई और अपना चेहरा व्यवस्थित रखने की कोशिश की। इस सराय की दीवारें बहुत पतली हैं। कौन सुन सकता है? यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप किनारे पर जाकर सुन सकते हैं। यदि आप दीवार से चिपके रहते हैं, तो आप सांस लेने की आवाज भी सुन सकते हैं। ओह, क्या यह ऐसा है? सू मेंग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। रुको, तुम्हें कैसे पता चला? क्या आप दीवार से चिपक कर सुनते थे? मोरान। सू मेंग गुस्से में थी। मो वेयू, तुम विकृत हो। मोरान ने गुस्से में कहा। कौन जानता है कि आप शिजुन के साथ क्या नहीं करेंगे? सू मेंग एक शुद्ध व्यक्ति थे। वह नहीं जानता था कि मोरैन किस बारे में बात कर रहा था और वह और भी क्रोधित हो गया। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? उसने अपना सिर घुमाया और कहा, शिजुन, उसे देखो। चू वानिंग ने अपना बाहरी वस्त्र पहन लिया और उसे एक साथ खींच लिया। ठंड से चलते हुए उसने अपने बालों में कंघी की। उसने मोरान को सिर से पांव तक आकार दिया। क्या बात? मैंने अगले दरवाजे से सुना। मोरैन ने हकलाते हुए खुद को संभाला। मुझे लगा कि जू मिंग तुम्हें धमका रहा था। क्या? चू वानिंग को समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे किसने धमकाया? मोरैन खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। जब शी मेई आई तो वे एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे। मोरैन, आप शिजुन के कमरे के सामने क्यों हैं? ओह, मोरैन और भी अवाक रह गया। वो तो गलतफहमी हो गई थी। शी मेई मुस्कुराई। तो क्या गलतफहमी दूर हो गई? ये सुलझ गया है। मोरैन ने कहा। शी मेई, क्या तुमने वेटर से नहाने के लिए गर्म पानी लाने को नहीं कहा था? शिजुन ने अभी तक स्नान नहीं किया है ना? मैं नीचे जाऊंगा और उनसे और लाने के लिए कहूंगा। शी मेई ने कहा, कोई जरूरत नहीं। उसने नांजू के बने 4 छोटे लकड़ी के टोकन निकाले और मुस्कुराया। वेटर ने कहा कि इस सराय के बगल में एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। सराय के मालिक ने इसके लिए एक विशेष स्नानघर बनाया है। आप इन निशानियों को स्नान के लिए ले जा सकते हैं। मैं तुम में से प्रत्येक को एक दूंगा। मोरान को लगा कि एक समलैंगिक होने के नाते उसे 3 अन्य लोगों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। सू मेंग एक चीज थी, लेकिन शी मेई उसकी नजर में एक भगवान की तरह पवित्र थी। उन्होंने इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह चू वानिंग के बारे में जानता था। उनके पुनर्जन्म के बाद उनके साथ कुछ अंतरंग बातचीत हुई। बहुत संभव था कि अगर वह उसे अपने कपड़े उतारते देख लेता तो अपना दिमाग खो बैठता। मोरैन ने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मैं नहीं जा रहा हूँ। सू मेंग डर से पीला पड़ गया। बिना नहाए सोने जा रहे हो? ये बहुत गंदा है। मोरैन ने कहा, मैं वेटर से गर्म पानी लाने के लिए कहूंगा। शी मेई भ्रमित थी। इस सराय में गर्म पानी नहीं उबलता। सभी मेहमान गर्म पानी के झरने में स्नान करते हैं। मोरान के पास उनके साथ कपड़े बदलने और गर्म पानी के झरने में स्नान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सराय जानती थी कि स्थिति का लाभ कैसे उठाया जाए। वे जानते थे कि यहाँ आए अधिकांश मेहमान दाओवादी थे जो तलवार की तलाश में जिनचेंग पूल में गए थे। इस प्रकार उन्होंने सौभाग्य के लिए स्नानागार का नाम जिनचेंग जुन रखा।
मोरान को डर था कि वह बेहोश हो जाएगा, इसलिए उसने अन्य दो से टकराने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और कमर पर कसकर तौलिया लपेट लिया। वह सबसे पहले तालाब की ओर भागा और नहाने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पूल में ज्यादा लोग नहीं थे। वे दूर दूर तक बिखरे हुए थे। मोरान के सिर पर एक सफेद तौलिया था। उसका पूरा शरीर और आधा चेहरा पानी में डूबा हुआ था। जब उसने सांस छोड़ी तो बुलबुले निकले। पहले व्यक्ति के कपड़े बदलने के बाद वह नग्न होकर अपने लंबे पैरों के साथ कमरे से बाहर चला गया। मोरैन ने नजर चुराए और राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह ज़ू मेंग था। हालांकि ज़ू मेंग सुंदर था, लेकिन वह सम्राटा को पसंद नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ज़ू मेंग ने उसकी ओर इशारा किया। तुम मुझसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि तुम गंदे हो। मोरैन, हाँ। स्नानागार धूमिल था। थोड़ी देर बाद ज़ू मेंग, जो अपने शरीर को साबुन से पोंछ रहा था, अचानक बोला, शिजुन, यहाँ पर। मोरैन का चेहरा आधा पानी में डूबा हुआ था। ये सुनकर उसका लगभग गला भर आया। हालांकि वह जानता था कि उसे नहीं देखना चाहिए, फिर भी उसकी आंखें किनारे की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। इस लुक ने वाकई उनकी जान ले ली। मोरान को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत 2 कौर पानी पी लिया। उसने घृणा की परवाह नहीं की और तेजी से गहराई में उतर गया। सिर्फ उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू वानिंग और शी मेई एक साथ बाहर आएंगे। 2 लोग। एक पतला और सुंदर था, उसके लंबे काले बाल थे और उसके चारों ओर एक तौलिया लिपटा हुआ था। ये शी मेई थी। मोरान मूल रूप से उस पर एक नजर डालना चाहता था, लेकिन अंत में उसने केवल एक सरसरी नजर डाली। वह वास्तव में शी मेई का उतना ही सम्मान करता था जितना चमकते चांद का, इसलिए उसने सार्वजनिक रूप से उसे घूरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दूसरा लंबा और सुंदर था। उसके कंधे चौड़े और पतली कमर थी। उसका शरीर मजबूत था और उसकी त्वचा कसी हुई थी। ये चू वानिंग था। उन्होंने ऊंची पोनीटेल बनाई हुई थी और एक बड़ा सफेद बाथरोब पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर ढका हुआ था, लेकिन बागा बहुत चौड़ा था। बागे के आंचल को कसकर नहीं खींचा गया था, जिससे उसकी चिकनी और कसी हुई छाती का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दे रहा था। मोरैन ने उसे घूर कर देखा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दम घुट जाएगा और वह गर्म पानी के झरने में पक जाएगा। वह दूर देखना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों ने नहीं सुनी। वह उन्हें हटा नहीं सका और उसके कान धीरे धीरे लाल हो गए। घने कोहरे से अलग चू वानिंग उसे देख रहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने लापरवाही से अपने चारों ओर एक जलरोधक अवरोध लगाया और फिर गर्म पानी के झरने में कदम रखा। उसके कपड़े तैर रहे थे और जब वह हिलता था तो उसके पैर दिखाई देते थे। वे सीधे और दुबले पतले थे। मोरान, वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी के तल में डूब गया। कमर पर तौलिया लपेटे रहने पर भी उनकी प्रतिक्रिया। मोरैन को बहुत अन्याय महसूस हुआ। वह वास्तव में चू वानिंग को पसंद नहीं करता था। वह चू वानिंग से बेहद नफरत करता था, लेकिन उसके शरीर को अतीत में बादल और बारिश याद थी। उसे वे स्मृतिहीन उलझने याद आ गईं जो लोहे की हड्डियों को कोमलता में बदल सकती थी। उसे उन दोनों के बीच की सारी शर्मीली और हास्यास्पद बातें भी याद थीं। उसके एडम का सेब हिल गया और वह दुविधा में पड़ गया। अंत में मोरैन वास्तव में रोने की हद तक चिंतित था। उसे डर था कि पहली बार उसे अपना इस तरह तिरस्कार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों था? शी मेई अभी भी उसके सामने थी। चू वानिंग के सामने उसके उन्मादी होने का क्या मतलब था? भले ही वे उसके पिछले जीवन में त्वचा से मिले हों। ये सब अतीत में था। यदि वह चू वानिंग के शरीर के बारे में इतना चिंतित था, तो वह अपनी कनिष्ठ बहन के साथ क्या करेगा?
कितना अपमानजनक, कितना बुरा। लंबे समय तक अपने बुरे विचारों को दबाने के बाद मोरान ने आखिरकार अपने पेट के निचले हिस्से में बुरी आग को दबा दिया। तभी वह अचानक पानी से बाहर आ गया। उसने पानी की बूंदों को झटक दिया, तौलिए से अपने चेहरे से पानी पोंछा और धुंधली आंखें खोली। वह ठीक चू वानिंग के चेहरे की ओर देख रहा था और अभी अभी चू वानिंग के चेहरे पर पानी के छींटे पड़े थे। इस समय पानी की एक बूंद धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। यह अचानक उसकी गहरी और तीखी भौहों में घुस गया और फिर थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर टपकने लगा, लगभग उन खूबसूरत फीनिक्स आंखों में टपकने लगा। चू वानिंग, मोरान, ये सचमुच बहुत बुरा था। वह अभी पानी के अंदर अपनी सांसें रोक रहा था और अपने आसपास की स्थिति नहीं देख पा रहा था। चू वानिंग को भी नहीं पता था कि मोरान इस स्थिति में छिपा हुआ था। वह धूपदानी लेने के लिए स्वयं ही आया था। अंत में, इससे पहले कि वह धूप ले पाता, अचानक उभरे व्यक्ति ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। ये गर्म पानी का झरना बहुत गहरा था और उछाल छोटा नहीं था। मोरान को चक्कर आ गया और वह पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। अंत में वह फिसल गया और चू वानिंग की बाहों में गिर गया। आह!